हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल फाइंड एवरीथिंग। लास्ट लेक्चर में हमने डिकोडर के बारे में देखा था और डिकोडर को हमने मल्टी सिम में इम्प्लीमेंट किया था और उसका आउटपुट हमने चेक किया था। आज हम देखेंगे इनकोडर के बारे में और इनकोडर को हम मल्टी सिम में इम्प्लीमेंट करेंगे और उसका आउटपुट चेक करेंगे। बट मल्टी सिम में इम्प्लीमेंट करने से पहले हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं और ये देखते हैं कि इनकोडर काम कैसे करता है। तो आइए देखते हैं। तो इनकोडर एक ऐसा डिजिटल या कॉम्बिनेशन डिवाइस है जो कि डिकोडर का रिवर्स ऑपरेशन करता है। तो डिकोडर में क्या था कि वहां पर हमको n इनपुट लाइन के लिए हमको 2n आउटपुट मिलते थे। यहाँ पर क्या है, आपकी 2n इनपुट लाइन रहेंगी और इसके लिए हमको n आउटपुट मिलेंगे। जस्ट डिकोडर का रिवर्स ऑपरेशन। जैसे यहाँ पर डिकोडर में n इनपुट के लिए या तो मैक्सिमम 2n आउटपुट होते थे या इससे कम हो सकते थे। सिमिलरली यहाँ पर जो इनपुट हैं वो मैक्सिमम 2n हो सकते हैं या इससे कम हो सकते हैं और इसके करस्पॉन्डिंग n आउटपुट जनरेट होंगे। तो नॉर्मली हम इनकोडर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं 2n2। ये इनकोडर का एक जनरल स्ट्रक्चर है। यहाँ पर i0 से लेके i2n-1 तक हमारे इनपुट रहते हैं और ये हमारे आउटपुट रहते हैं n आउटपुट, और ये हमारा इनेबल सिग्नल, जैसा कि हमने डिकोडर के केस में देखा था। अगर आपने डिकोडर वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देखें, क्योंकि उसके बगैर ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप आई आइकॉन पर क्लिक कर डिकोडर वाला वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये सिंपल 8x3 इनकोडर का हमने इंटरनल डायग्राम बनाया है कि इसका जो आउटपुट है वो किस तरीके से रहेगा। यहाँ पर आपके इनपुट रहेंगे i0 से लेके i7 तक और ये आउटपुट रहेंगे y0, y1 और y2। अगर हम इसकी ट्रुथ टेबल बनाएं तो इसकी जो 3x8 इनकोडर की जो ट्रुथ टेबल है वो इस तरीके से बनेगी। यहाँ पर ध्यान रखने वाली एक बात है कि हम यहाँ पर अभी एक्टिव हाई आउटपुट वाला केस डिस्कस कर रहे हैं। तो मतलब 1 मतलब यहाँ पर एक्टिव रहेगा और 0 मतलब इनएक्टिव रहेगा। तो जैसे हमने यहाँ पर 8 इनपुट लिए हैं y0 से y7, तो जब y0 एक्टिव रहेगा मतलब यहाँ पर जब 1 आएगा तो हमको जो आउटपुट पर क्या मिलेगा। अब चूंकि y0 वाली लाइन एक्टिव है तो हमको आउटपुट पर क्या मिल रहा है, 0 0। सिमिलरली यहाँ पर हम देखें तो y1 एक्टिव है तो y1 के करस्पॉन्डिंग कौन सा आउटपुट मिलेगा, 0 0 1। सिमिलरली y2 के करस्पॉन्डिंग कौन सा मिलेगा, 0 1 0। तो इस तरीके से हमको जो लाइन एक्टिव रहेगी वो हमको आउटपुट उसके करस्पॉन्डिंग मिल जाएगा। जैसा हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर y7 वाली लाइन एक्टिव है तो हमको आउटपुट पर क्या मिलेगा, 1 1 1। और 1 1 क्या होता है, 7 का बाइनरी। अगर हम 7 को बाइनरी में लिखेंगे तो क्या आता है, 1 1 1। तो हमको y7 के करस्पॉन्डिंग ये आउटपुट मिल जाता है। तो ये 3x8 इनकोडर की नॉर्मल वर्किंग होती है। जैसा हमने डिकोडर के केस में डिस्कस किया था एक्टिव लो आउटपुट, वैसे ही हम यहाँ पर भी देखेंगे, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है जो आईसी वगैरह बनती हैं वो एक्टिव लो आउटपुट को लेकर बनती हैं। जैसे ये जो ट्रुथ टेबल देख रहे हैं तो यहाँ पर एट ए टाइम केवल एक ही इनपुट एक्टिव है। मतलब जैसा हम यहाँ पर देख रहे हैं कि या तो y0 एक्टिव है, यहाँ पर केवल y1 एक्टिव है, यहाँ पर y2 एक्टिव है, यहाँ पर y3 एंड सो ऑन। अब क्या हो कि एक साथ 2 इनपुट एक्टिव हो जाएं तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में क्या होता है कि हम एक प्रायोरिटी डिसाइड कर देते हैं पहले से ही कि इस प्रायोरिटी को पहले ये जनरेट करेगा। तो ऐसे इनकोडर को हम बोलते हैं प्रायोरिटी इनकोडर। तो प्रायोरिटी इनकोडर क्या होते हैं, प्रायोरिटी इनकोडर में हम पहले से ही एक प्रायोरिटी डिसाइड कर देंगे कि जैसे हमने डिसाइड कर दिया कि जिसका हाईएस्ट नंबर होगा वो आउटपुट सबसे पहले जनरेट होगा, भले ही उसके साथ और दूसरे इनपुट एक्टिव हो जाएं। तो ऐसे इनकोडर को हम बोलते हैं प्रायोरिटी इनकोडर। अब जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे मैंने डिसाइड कर दिया कि जिसका सबसे लोएस्ट नंबर होगा वो सबसे पहले एक्टिव होगा और उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट होगा। तो अब क्या होगा, अगर मैंने ये प्रायोरिटी डिसाइड कर दी है तो अब जैसे यहाँ पर सपोज y2 भी एक साथ एक्टिव हो गया, y2 क्या हो गया, यहाँ पर 1 हो गया। अब y0 भी 1 है और y2 भी 1 है। तो अब कौन सा आउटपुट जनरेट करेगा, ये y2 वाला कि y0 वाला। अब चूंकि हमने पहले से ही यहाँ पर प्रायोरिटी डिसाइड करके रखी है कि जो लोएस्ट नंबर होगा उसको वो आउटपुट पर जनरेट करेगा। तो यहाँ पर लोएस्ट क्या है, 0 और 2 में 0। तो ये 0 वाले नंबर को यहाँ आउटपुट पर जनरेट करेगा और उसके करस्पॉन्डिंग हमको आउटपुट ये 0 0 0 मिल जाएगा। तो ये होता है प्रायोरिटी इनकोडर। तो ये सारे केस तो देख लिए हमने एक्टिव हाई आउटपुट के लिए। अब देखते हैं एक्टिव लो आउटपुट के लिए।
तो एक्टिव लो केस के लिए हम जो कमर्शियली अवेलेबल आईसी है उसका एग्जांपल लेते हैं। तो जो कमर्शियली अवेलेबल है वो है आपकी 74148 प्रायोरिटी इनकोडर। तो 74148 इनकोडर में ये आपके 8 इनपुट होते हैं D0 से D7। ये हमारा इनेबल इनपुट होता है, जब तक ये इनेबल नहीं होगा तब तक ये आईसी काम नहीं करेगी। 3 आउटपुट हैं एबीसी, और ये इसके साथ 2 आउटपुट और हैं, एक है आपका जीएस और एक है आपका ईओ। जीएस मतलब होता है ग्रुप सेलेक्ट और ईओ मतलब होता है इनेबल आउटपुट। इनेबल आउटपुट को हम जब यूज़ करते हैं यदि हमको इसके साथ, इस आईसी के साथ एक और आईसी कनेक्ट करना रहता है, तो उस केस में क्या होगा, जो इनेबल आउटपुट है इसका कनेक्शन दूसरी आईसी के इनेबल इनपुट से कनेक्ट कर देंगे। तो हम यहाँ पर इस तरीके से मल्टीपल आईसी कनेक्ट कर सकते हैं। और जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो सारे के सारे इनपुट सिग्नल हैं ये क्या है, एक्टिव लो सिग्नल हैं। सिमिलरली हमारा इनेबल भी एक्टिव लो है और जो आउटपुट भी है वो हमारा एक्टिव लो है। तो इसका जो आउटपुट है वो कैसा आएगा, जैसे अगर D0 वाली लाइन एक्टिव होती है तो D0 वाली लाइन एक्टिव कब होगी, जब इस पर 0 आएगा। अब 0 के केस में जो नॉर्मल आउटपुट होता है वो क्या आना चाहिए, 0 0 आना चाहिए, बट हम यहाँ पर एक्टिव लो आउटपुट यूज कर रहे हैं। तो जब 0 यहाँ पर एक्टिव होगा तो यहाँ पर हमको आउटपुट क्या मिलेगा, 1 1। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर देखें, अगर D2 एक्टिव होती है मतलब यहाँ पर 0 आ जाता है, तो नॉर्मली कितना आउटपुट मिलना चाहिए था हमको, 0 1 0। बट अब चूंकि ये एक्टिव लो सिग्नल है यहाँ पर, तो हमको आउटपुट क्या मिलेगा यहाँ पर, 1 0 1, जस्ट इस आउटपुट का रिवर्स। तो इस तरीके से ये एक्टिव लो इनकोडर सर्किट काम करेगा। तो इस आईसी की हम फंक्शन टेबल और ट्रुथ टेबल देख लेते हैं और देखते हैं कि इसका जो फंक्शन है वो कैसे काम करता है। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारा इनेबल सिग्नल है वो एक्टिव लो है, तो जब तक ये इस पर लो नहीं आएगा ये आईसी एक्टिव नहीं होगी, और जब ये आईसी एक्टिव नहीं होगी तो यहाँ पर हम इनपुट पर कुछ भी दें, हमारा जो आउटपुट है वो हमेशा हाई ही रहेगा, मतलब इनएक्टिव रहेगा। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर लो सिग्नल दे दिया, 0 लो सिग्नल दे दिया, तो ये हमारा आईसी जो है वो इनेबल हो गया है। अब जो इनपुट है उसके करस्पॉन्डिंग हमको आउटपुट मिलने लगेगा। जैसे अगर सारे इनपुट हाई रहते हैं तो हमको आउटपुट पे क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। ये जो इनकोडर है एक हाईएस्ट प्रायोरिटी इनकोडर है, मतलब यहाँ पे जो प्रायोरिटी डिसाइड करके रखी है वो क्या है कि जो हाईएस्ट नंबर होगा उसके करस्पॉन्डिंग हमको आउटपुट मिलेगा। और जैसे यहाँ पर D7 पर लो सिग्नल है, लो सिग्नल मतलब ये एक्टिव है, तो हमको क्या मिल रहा है यहाँ पर आउटपुट। अब चूंकि ये D7 है तो D7 हमारा एक्टिव है क्योंकि यहाँ पर हम लो सिग्नल प्रोवाइड करा रहे हैं। तो अब इसके करस्पॉन्डिंग हमको आउटपुट क्या मिलना चाहिए था, अगर हम नॉर्मल आउटपुट लेते तो D7 के करस्पॉन्डिंग हमको आउटपुट मिलना चाहिए था 1 1 1। अब चूंकि हम यहाँ पर एक्टिव लो आउटपुट सिग्नल यूज कर रहे हैं तो 1 1 का रिवर्स क्या हो जाएगा या कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 0 0। तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, 0 0। जैसा कि हम यहाँ पर आउटपुट पर देख पा रहे हैं सारे सिग्नल लो लो और लो हैं। अब नेक्स्ट D6 लो है तो हमको उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट मिलेगा। तो D6 के करस्पॉन्डिंग हमारा आउटपुट नॉर्मल क्या होना चाहिए था, 1 1 0, बट हमको आउटपुट क्या मिलेगा, 0 0 1, ऐसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो इनकोडर है वो काम करता है। तो हमको ये एक्टिव लो और एक्टिव हाई में कंफ्यूज नहीं होना है, हमको पता होना चाहिए कि एक्टिव हाई के केस में क्या आउटपुट आता है और एक्टिव लो के केस में क्या आउटपुट आना चाहिए। तो हमको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब ये क्रॉस का मतलब ये है कि ये तो प्रायोरिटी इनकोडर है, तो जब हमारा D7 एक्टिव है मतलब इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है, तो अब यहाँ पर आप कुछ भी वैल्यू दो, भले 0 दो 1 दो, तब भी इनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हाईएस्ट प्रायोरिटी को ही आउटपुट पर जनरेट करेगा। तो D7 की प्रायोरिटी हाईएस्ट है तो उसके करस्पॉन्डिंग ही यहाँ पर हमको आउटपुट मिलेगा। तो क्रॉस का मतलब डोंट केयर है, यहाँ पर 0, यहाँ पर कुछ भी वैल्यू देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से जो इनकोडर है वो काम करता है। अब इसी सर्किट को हम मल्टीसिम में इम्प्लीमेंट करते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर हम इसका आउटपुट कैसे देखते हैं। तो आइए देखते हैं। तो हमको यहाँ पर एक इनकोडर चाहिए, तो हम यहाँ पर कंपोनेंट टूलबार में किसी पर भी क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम ऑल ग्रुप्स करके, अब हमको आईसी नंबर पता है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 74LS148, तो हमको ये आईसी मिल जाएंगी, या जो हमको रिक्वायरमेंट है वो हमको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये हमने इनकोडर की आईसी यहाँ पर प्लेस कर दी है। जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ये D0 से लेके D7 तक हमारे इनपुट हो गए, ये हमारा इनेबल इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गए और ये हमारे 2 एक्स्ट्रा आउटपुट। अब हम यहाँ पर इसको
कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमको 7 इनपुट चाहिए, तो 7 इनपुट के लिए हम यहाँ पर जाते हैं प्लेस सोर्स में और डिजिटल सोर्स में जाकर इंटरेक्टिव डिजिटल कांस्टेंट यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और इसी को कॉपी कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर ये सारी इनपुट यहाँ पर प्लेस कर दिए हैं। अब इनको कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हमारा D0 है, तो इसको हम कनेक्ट कर देते हैं D0 से और इसी तरह हम सारे कनेक्शन कर देते हैं। तो हमने सारे इनपुट यहाँ पर कनेक्ट कर दिए हैं। इनके नाम भी चेंज कर देते हैं। तो हमने सबके नाम चेंज कर दिए हैं D0 से लेके D7 तक। अब इनेबल इनपुट को भी हम कनेक्ट कर देते हैं। अब चूंकि ये एक्टिव लो सिग्नल है तो इसको हमको ग्राउंड से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ प्लेस सोर्स में जाके पावर सोर्स में जाके ग्राउंड सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको इनेबल इनपुट से कनेक्ट कर देते हैं। अब हमको आउटपुट देखना है, तो आउटपुट देखने के लिए हम इंडिकेटर में जाएंगे। यहाँ पर प्रोब में जाके कोई सा भी प्रोब सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर रेड वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे 3 आउटपुट हो गए हैं। इसको भी हम मॉडिफाई कर देते हैं थोड़ा सा। अब हमको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि कौन सा MSB है, कौन सा LSB है। तो इसको हम कनेक्ट कर देते हैं A2 से, इसको कनेक्ट कर देते हैं हम A1 से और इसको कनेक्ट कर देते हैं हम A0 से, क्योंकि ये हमको पता होना चाहिए कि कौन सा MSB है और कौन सा LSB है। तो हम ये IC की डेटा शीट वगैरह देखकर भी पता लगा सकते हैं कि कौन सा MSB रहेगा और कौन सा LSB रहेगा। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि IC का जो डेटा शीट है वो कैसे देखते हैं। तो जैसे अगर आपको इस IC की डेटा शीट देखनी है तो आप गूगल पे सर्च करोगे तो इसकी आपको डेटा शीट मिल जाएगी। तो ये आपको ये सारे कंपोनेंट्स की डेटा शीट एक ही में आपको मिल गई है। यहाँ पर 147 भी है, 148 भी है। 147 हमारा 10 लाइन डेसिमल टू 4 लाइन BCD इनकोडर है और जो 148 है वो हमारा 8 to 3 लाइन इनकोडर है। और इसके यहाँ पर एप्लीकेशन भी दिए गए हैं कि किसके क्या एप्लीकेशन रहते हैं। तो हमको 148 की फंक्शन टेबल देखनी है। तो इसमें हम नीचे जाएंगे तो हमको यहाँ पर फंक्शन टेबल मिल जाएगी 148 की। तो जैसा हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि A2, A1 और A0। तो A2 हमारा MSB है और A0 हमारा LSB है। तो हमको उसी तरीके से इसको कनेक्ट करना है। तो ये हमने कनेक्ट कर दिया है। इनका नाम भी हम चेंज कर देते हैं। इसको हम नाम दे देते हैं A2, इसको A1 और इसको A0। तो ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पर ट्रुथ टेबल दोबारा से बना लेते हैं ताकि वेरीफाई करने में हमको आसानी रहे। अब जैसा कि हमने फंक्शन टेबल में देखा था कि इनिशियली सबको हमको हाई रखना है। रन करने से पहले सबको हम 1 पे सेलेक्ट कर देते हैं। तो अब ये सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसको रन करते हैं और देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। तो इसको रन करेंगे तो जैसे अभी हम देख रहे हैं कि सभी हमने यहाँ पर 1 रखे हैं। तो जो हमारा जो आउटपुट है क्या आ रहा है, 111 आ रहा है। तो अब मैं ऐसे में D7 को मैं करता हूँ क्या, लो। तो D7 को लो करने पर यहाँ पर मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है, 0 0 0। जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि अगर जो प्रो है वो ग्लो करता है उसका मतलब है 1 और ग्लो नहीं करता है उसका मतलब 0। तो यहाँ पर ये ग्लो नहीं कर रहा है तो इसका जो आउटपुट है वो क्या है, 0 है। जैसा कि हमने यहाँ पर ट्रुथ टेबल में भी देखा था कि D7 जब हमारा एक्टिव रहेगा तो हमको आउटपुट पे क्या मिलेगा, 0 0 0। नेक्स्ट हम देखते हैं D6। तो D6 जब हमारा एक्टिव रहेगा तो हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, 0 0 1। नेक्स्ट देखते हैं D5। तो जब D5 हमारा एक्टिव है तो क्या मिल रहा है, 0 1 0 0 1 0। नेक्स्ट देखते हैं D4। तो D4 के केस में क्या मिल रहा है हमारा, 0 1 1, जैसा कि हम यहाँ पर भी देख रहे हैं 0 1 1। नेक्स्ट D3। D3 के केस में हमको क्या मिल रहा है, 1 0 0 1 0 0। नेक्स्ट देखते हैं D2। तो D2 के केस में हमको क्या मिल रहा है, 1 0 1। नेक्स्ट देखते हैं D1। तो D1 के केस में हमको क्या मिल रहा है, 1 1 0। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं 1 1 0। और लास्ट हमारा D0। जब D0 हमारा एक्टिव रहेगा तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 1 1 1। तो जैसा हमको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर मल्टी सिम में इनकोडर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उसका आउटपुट चेक कर सकते हैं। बस हमको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हम IC यूज़ कर रहे हैं वो एक्टिव लो है कि एक्टिव हाई है। बट नॉर्मली ये देखा गया है कि ज़्यादातर IC एक्टिव लो ही होती हैं, तो हमको उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट देखना है। अब हम देख लेते हैं कि जब हम एक साथ 2 इनपुट को एक्टिवेट करेंगे
तो उस केस में आउटपुट पर क्या फर्क पड़ेगा। तो जैसा कि हमको पता है ये प्रायोरिटी इनकोडर है और इसमें प्रायोरिटी क्या है कि जो हाईएस्ट नंबर होगा उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट जनरेट होगा। तो इसको हम रन करते हैं और D7 को एक्टिवेट करते हैं। तो जैसे D7 को एक्टिवेट करने पर यहाँ पर जो आउटपुट है वो 0 0 0 आ रहा है। अब मैं एक और इनपुट को एक्टिवेट कर देता हूँ। तो जैसे मैंने D5 को एक्टिवेट कर दिया, तो जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक साथ हमने दो इनपुट एक्टिवेट कर दिए हैं, मगर जो आउटपुट है वो किसका जनरेट हो रहा है, D7 का, क्योंकि ये एक प्रायोरिटी इनकोडर है और प्रायोरिटी के हिसाब से D7 की प्रायोरिटी ज्यादा है, इसलिए ये D7 का आउटपुट यहाँ पर जनरेट कर रहा है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। अब D7 को हम डीएक्टिवेट करते हैं और D3 को एक्टिवेट करते हैं और D1 को। तो अब इस केस में कौन सा आउटपुट आ रहा है, D5। तो D5 के अकॉर्डिंग कौन सा आउटपुट आना चाहिए था, D5 के अकॉर्डिंगली आउटपुट आना चाहिए था हमारा 0 1 0। तो जैसा कि हमको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, तीन इनपुट एक साथ एक्टिवेट हैं, फिर भी ये आउटपुट किसका जनरेट कर रहा है, D5 का, 0 1 और 0। तो इस तरीके से प्रायोरिटी इनकोडर में प्रायोरिटी के हिसाब से आउटपुट जनरेट होता है। तो फ्रेंड्स, ये था इनकोडर के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मल्टीप्लेक्सर के बारे में। मल्टीप्लेक्सर को हम मल्टीसिम में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और कैसे हम वहाँ पर उसका आउटपुट चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फ्रेंड्स।